वेलकम टू यूपीएससी पॉलिटी हाइब्रिड समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। टुडे वी गोइंग टू कवर गवर्नर फ्रॉम द बुक एम लक्ष्मीकांत। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। ओके, तो आज हम एम लक्ष्मीकांत से गवर्नर के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए एक बेहद क्रूशियल टॉपिक है। गवर्नर यानी राज्यपाल स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। और गवर्नर का रोल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसका एक ड्यूअल कैरेक्टर है। ड्यूअल कैरेक्टर कैसे? पहला, वो स्टेट का नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है। मतलब राज्य के सारे एग्जीक्यूटिव काम फॉर्मली उसी के नाम पर होते हैं। पर साथ ही दूसरा रोल है सेंटर के एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव का। अच्छा, एजेंट ऑफ द सेंटर। हाँ, ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसी डुअल रोल की वजह से आप देखेंगी अक्सर ये पद विवादों में भी रहता है। सही कहा। ये नॉमिनल हेड और एजेंट वाला टेंशन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। चलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल्स 153 से 162 तक गवर्नर के ऑफिस से डील करते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। मतलब हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ, वो सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 वाला मुझे याद है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इस अमेंडमेंट ने यह पॉसिबल कर दिया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल कदम था शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। हाँ, माना तो यही जाता है, रिसोर्सेज बचाने के लिए भी। लेकिन इससे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों के इंटरेस्ट्स को, खासकर अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है। नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अच्छा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नर का ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जनता द्वारा, और ना ही प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन किसी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। ये एक तरह से नॉमिनेशन है बाय द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इसी नॉमिनेशन प्रोसेस की वजह से शायद गवर्नर की लॉयल्टी पर सवाल उठते हैं। क्या वो स्टेट के प्रति अकाउंटेबल है या सेंटर के प्रति? ये बहस का मुद्दा रहता है हमेशा। बिल्कुल रहता है। खैर, क्वालिफिकेशंस क्या हैं गवर्नर बनने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? क्वालिफिकेशंस ज्यादा नहीं है शायद। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस मेंशन करता है। पहला, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। बस यही दो? हाँ, फॉर्मल क्वालिफिकेशंस तो यही हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ कन्वेंशंस, मतलब परंपराएं भी डेवलप हुई हैं, है ना? हालांकि मैंने सुना है उनका पालन हमेशा होता नहीं दिखता। हाँ, बिल्कुल। दो मुख्य कॉन्वेंशंस हैं। पहली कि गवर्नर शुड नॉट बी बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, मतलब वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। अच्छा, क्यों? आइडिया ये था कि वो लोकल पॉलिटिक्स से डिटैच्ड और इम्पार्शियल रहे। दूसरी कन्वेंशन कि प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट से पहले कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप बन सके। पर असलियत में इन कन्वेंशंस का कितना पालन होता है? कंसल्टेशन वाली बात। देखिए, पालन अक्सर नहीं होता, और यही वजह है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट अक्सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। जब इन कन्वेंशंस को इग्नोर किया जाता है तो ये परसेप्शन बनता है कि सेंटर स्टेट पर अपनी पसंद थोप रहा है, फेडरल स्पिरिट के खिलाफ जाकर। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस पर। क्या शर्तें हैं पद पर बने रहने की? पहली कंडीशन है कि गवर्नर संसद या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब एमपी या एमएलए नहीं हो सकता? नहीं। अगर कोई एमपी या एमएलए गवर्नर अपॉइंट होता है तो उसे गवर्नर का पद संभालने की डेट से अपनी सीट वेकेट करनी पड़ती है। और दूसरा, कोई और पद? हाँ, दूसरा, उसे कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब वो कोई और सरकारी या लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। उसकी इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस पार्लियामेंट द्वारा तय की जाती हैं। और ये टर्म के दौरान कम नहीं हो सकती, राइट? बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता। अगर एक ही व्यक्ति दो राज्यों का गवर्नर है, तब सैलरी का क्या होता है? कौन देता है? उस केस में उसकी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस को प्रेसिडेंट द्वारा तय किए गए प्रोपोर्शन में राज्यों के बीच बांटा जाता है। ओके। पद ग्रहण करने से पहले गवर्नर को ओथ या एफर्मेशन भी लेनी होती है। किसके सामने लेते हैं शपथ? ये ओथ संबंधित स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ली जाती हैं। और अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो उस कोर्ट के सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज के सामने। इस ओथ में गवर्नर क्या प्रॉमिस करता है?
क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहला, निष्ठापूर्वक पद का कार्यपालन, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। ठीक है। दूसरा, संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ये इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा, राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना, डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। ये तीसरी वाली बात भी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि गवर्नर का दायित्व स्टेट के लोगों के प्रति भी है, सिर्फ सेंटर के प्रति नहीं। ये उठ का कंटेंट महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स में से एक की, टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। कितना कार्यकाल होता है गवर्नर का? 5 साल नॉर्मली हाँ। गवर्नर का टर्म पद ग्रहण करने की डेट से 5 साल का होता है। लेकिन यहीं पर वो फ्रेज आता है जो सारी कहानी बदल देता है। कौन सा फ्रेज? सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका असल मतलब क्या है? क्या गवर्नर के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है? मतलब कभी भी हटाया जा सकता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली यही मतलब है। इसका मतलब है कि गवर्नर का कोई फिक्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। प्रेसिडेंट, जिसका मतलब इफेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, उसे 5 साल से पहले कभी भी बिना कोई कारण बताए हटा सकता है। बिना कारण बताए? कॉन्स्टिट्यूशन में हटाने के ग्राउंड्स नहीं दिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को हटाने के लिए कोई ग्राउंड्स मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ये प्लेजर डॉक्ट्रिन गवर्नर के पद को बहुत वल्नरेबल बना देती है सेंटर की पॉलिटिकल विम्स के आगे। प्रिसाइजली यही वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए सेंटर गवर्नर पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, और इसी वजह से गवर्नर पर एजेंट ऑफ द सेंटर होने का आरोप लगता है, जो स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ कहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंगल केस 2010 में कहा था कि प्लेजर का मतलब आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में इसे इंश्योर करना मुश्किल है। गवर्नर 5 साल से पहले रेजिग्नेशन भी दे सकता है? हाँ, रेजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, और प्रेसिडेंट उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकता है बचे हुए टर्म के लिए। रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है? हाँ, उसी स्टेट में या किसी और स्टेट में। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ की टेकअवे ये है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट, टेन्योर, स्पेशली द प्लेजर क्लॉज और कन्वेंशंस का उल्लंघन, ये सब सेंटर स्टेट रिलेशंस में फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। गवर्नर की इम्पार्शियलिटी और ऑटोनॉमी हमेशा स्क्रूटनी में रहती है। राइट। चलिए अब गवर्नर की पावर्स एंड फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। ये बहुत वास्ट हैं। इन्हें ब्रॉडली 4 हेड्स में डिवाइड किया जा सकता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स। पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर्मली गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। मतलब सारे सरकारी आदेश गवर्नर के नाम से निकलते हैं? हाँ, फॉर्मली वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और फिर सीएम की एडवाइस पर बाकी मिनिस्टर्स को। ये मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद पर रहते हैं। फिर वही प्लेजर वाली बात। हाँ, पर यहाँ प्रैक्टिकल रियलिटी में ये सीएम के प्लेजर पर डिपेंड करता है, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असेंबली का कॉन्फिडेंस हासिल है। और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी करता है गवर्नर? गवर्नर राज्य के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। एसपीएससी मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करता है? हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है। एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, पर उन्हें हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकता है, गवर्नर नहीं। अच्छा, ये स्टेट ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। बिल्कुल। वो स्टेट यूनिवर्सिटीज का एक्स ऑफिशियल चांसलर भी होता है और वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करता है, ये तो पता है। हाँ, और वो स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस के कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए रूल्स बना सकता है। सीएम से एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये गवर्नर का राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, आर्टिकल 167। और सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 356 वाली, प्रेसिडेंट्स रूल। यस, द पावर टू रेकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल। अगर गवर्नर को लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार नहीं चल सकती, तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजकर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 लगाने की रिकमेंडेशन कर सकता है। और प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान? प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है, जो प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। ये पावर बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसके मिसयूज के आरोप लगते रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं बी, लेजिस्लेटिव पावर्स पर। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन, सत्र बुलाना, प्रोरोग, सत्रावसान करना कर सकता है, और असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व मतलब सरकार गिराना? नहीं, डिसॉल्व मतलब पूरी असेंबली को भंग करना, जिसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं। ये सीएम की एडवाइस पर भी हो सकता है, या डिस्क्रेशन से भी, अगर सरकार मेजोरिटी खो दे। अच्छा, वो लेजिस्लेचर को एड्रेस भी करता है? हाँ, हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में और जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन की शुरुआत में गवर्नर लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आउटलाइन होती हैं।
वो लेजिस्लेचर की किसी भी हाउस को पेंडिंग बिल्स या किसी और मैटर पर मैसेज भी भेज सकता है। जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है, वहां गवर्नर का नॉमिनेशन का भी रोल है। यस, गवर्नर काउंसिल के कुल मेंबर्स के 1/6 हिस्से को नॉमिनेट करता है। ये कौन लोग होते हैं? ये लोग लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले होने चाहिए। पर हाँ, ये नॉमिनेशन पावर भी कभी-कभी पॉलिटिकल पैटर्नेज के आरोपों से घिर जाती है। एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में गवर्नर का क्या रोल है, दल बदल वाले मामले छोड़कर? हाँ, डिफेक्शन वाले केसेस स्पीकर देखता है। बाकी ग्राउंड्स पर अगर किसी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठता है तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेकर फाइनल डिसीजन लेता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेकर? जी। और बिल्स के मामले में जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? ये आर्टिकल 200 के तहत आता है, राइट? करेक्ट, आर्टिकल 200। गवर्नर के पास मोटे तौर पर 4 ऑप्शंस होते हैं। 4? जी। कौन कौन से? 1, बिल को एसेंट दे दे, तब वो एक्ट बन जाता है। 2? एसेंट रोक ले, तब बिल एंड हो जाता है, एक्ट नहीं बनता। ओके, तीसरा? 3, बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है, लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे। लेकिन अगर लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास करके विद और विदाउट अमेंडमेंट्स भेजती है तो गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ती है। देयर इज नो सेकंड टाइम रिफ्यूजल पॉसिबल हियर। अच्छा, दोबारा भेजने पर मना नहीं कर सकता। और चौथा ऑप्शन? 4, बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले। ये बिल रिजर्व करने वाली पावर इंपॉर्टेंट है। किन केसेस में रिजर्व किया जा सकता है और क्या ये मैंडेटरी भी हो सकता है? गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, देश के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31A से रिलेटेड है। और मैंडेटरी कब है? एक केस में रिजर्व करना ऑब्लिगेटरी है अगर बिल ऐसा है जो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन या पावर्स को एंडेंजर करता हो। ऐसा बिल गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही पड़ेगा। ये हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए है। और प्रेसिडेंट के पास जब रिजर्व्ड बिल जाता है तो उसका क्या होता है? क्या प्रेसिडेंट पर स्टेट लेजिस्लेचर की विल बाइंडिंग है जैसे गवर्नर पर होती है रिकंसिडरेशन के बाद? नहीं, प्रेसिडेंट उस रिजर्व्ड बिल पर असेंट दे सकता है, असेंट विथहोल्ड कर सकता है, या अगर वो मनी बिल नहीं है, गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए लौटा दे। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करके भेजती भी है तब भी प्रेसिडेंट असेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट फिर से विथहोल्ड कर सकता है। ये सेंटर को स्टेट लेजिस्लेचर पर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल देता है। वीटो पावर है एक तरह से। वाओ, ये तो काफी सिग्निफिकेंट पावर है सेंटर के पास। बिल्कुल। गवर्नर की एक और लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की, आर्टिकल 213। ये कब और कैसे होता है? जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो और गवर्नर को लगे कि इमीडिएट एक्शन जरूरी है तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसकी पावर एक्ट जितनी होती है? हाँ, इस ऑर्डिनेंस की फोर्स और इफेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट जैसी ही होती है, लेकिन इसे लेजिस्लेचर के रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर अप्रूव कराना होता है, वरना ये सीज हो जाता है। गवर्नर से कभी भी विड्रॉ भी कर सकता है। ये पावर भी मिसयूज हो सकती है? हाँ, ये पावर भी स्क्रूटनी में रहती है कि कहीं इसे नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करने के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा। गवर्नर कुछ रिपोर्ट्स भी लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है। हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC की एनुअल रिपोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की स्टेट अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स गवर्नर ही लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करवाता है। ओके, तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब फाइनेंशियल पावर्स पर आते हैं। फाइनेंस के मामले में गवर्नर का क्या रोल है? बजट से शुरुआत करते हैं। स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेट बजट कहते हैं, गवर्नर के नाम पर ही लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है। इनफैक्ट ये इंश्योर करना गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजट पेश हो। मनी बिल्स के लिए गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की होती है। यस, बिल्कुल। कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सिमिलरली, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट बिना उसकी रिकमेंडेशन के नहीं मांगी जा सकती। तो ये गवर्नर को स्टेट फाइनेंसेस पर एक तरह का कंट्रोल देता है। हाँ, एक फॉर्मल कंट्रोल देता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट का क्या? वो किसके कंट्रोल में रहता है? गवर्नर ही कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट को कंट्रोल करता है। वो किसी भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इस फंड से एडवांसेस दे सकता है, जिसे बाद में स्टेट लेजिस्लेचर से ऑथराइज कराना होता है। ओके, और स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसे कौन बनाता है? गवर्नर हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका काम? जो पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करती है और स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है। फाइनली डी, जुडिशियल पावर्स। गवर्नर की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, क्या प्रेसिडेंट जैसी ही है? आर्टिकल 161। सिमिलर है, पर स्कोप लिमिटेड है प्रेसिडेंट के मुकाबले। गवर्नर किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, पार्डन, कम, कम्यूट, निलंबित, रिप्रीव, राहत, रिस्पाइट या परिहार, रिमिशन कर सकता है, जिसे स्टेट लॉ के तहत किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो। तो फर्क कहाँ है? 2 मुख्य फर्क हैं। पहला, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन यानी पूरी तरह माफ नहीं कर सकता।
हालांकि उसे सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकता है। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अच्छा, डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता। और दूसरा, गवर्नर कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई सजा में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये पावर भी एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के पास है। गॉट इट। हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नर का रोल कंसल्टेटिव है। हाँ, प्रेसिडेंट जब स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है तो वो कंसर्न स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करता है। और डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट? गवर्नर स्टेट हाई कोर्ट की सलाह से डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है। और स्टेट जुडिशियल सर्विस में? स्टेट जुडिशियल सर्विस डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा में भी अपॉइंटमेंट्स करता है, स्टेट हाई कोर्ट और एसपीसी की सलाह से। तो हमने गवर्नर की चारों तरह की पावर्स को डिटेल में देखा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो इन पावर्स का एप्लीकेशन, स्पेशली जो डिस्क्रेशनरी लगती हैं, वही असल मुद्दा है, राइट? कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। खासकर वो पावर्स जहां गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना काम करने का स्कोप मिलता है, जैसे हंग असेंबली में सीएम किसे बनाना है, बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है या नहीं, प्रेसिडेंट्स रूल की रिकमेंडेशन भेजना, ये सब सेंटर स्टेट रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनते हैं। पद संवैधानिक है, पर इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक हो जाता है। चलिए अब गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित है। हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द गवर्नर, लेकिन आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए चीफ मिनिस्टर के हेडशिप में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। एड एंड एडवाइस? हाँ, लेकिन यहाँ क्रूशियल पार्ट है आर्टिकल 163(1) का प्रोवाइजो, जो कहता है कि उन मामलों को छोड़कर जहां कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर से अपेक्षा करता है कि वो अपने डिस्क्रेशन से काम करे, गवर्नर अपनी बाकी फंक्शंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही करेगा। अच्छा, तो डिस्क्रेशन का मेंशन है आर्टिकल 163 में। हाँ, और आर्टिकल 164 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, गवर्नर को नहीं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द असेंबली। करेक्ट। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह एक्ट करता है, बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन वो डिस्क्रेशन वाला एलिमेंट उसे प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर देता है कुछ सिचुएशंस में। तो अब फोकस करते हैं गवर्नर की इन डिस्क्रेशनरी पावर्स पर। ये सबसे डिबेटेड एरिया है। इन्हें दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, आपने कहा। हाँ, मोटे तौर पे दो कैटेगरीज हैं। वन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, जहां कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि गवर्नर डिस्क्रेशन यूज कर सकता है। और दूसरा? टू, सिचुएशनल डिस्क्रेशन, जहां पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि गवर्नर को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं होता। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे क्लियर एग्जांपल है आर्टिकल 200 के तहत बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। फिर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल की रिपोर्ट भेजना भी गवर्नर का डिस्क्रेशन है। जब गवर्नर को किसी एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है तो उस कैपेसिटी में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। अच्छा। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन या मिनरल एक्सप्लोरेशन रॉयल्टीज की डिटर्मिनेशन में भी गवर्नर को स्पेशल डिस्क्रेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। और सीएम से इंफॉर्मेशन मांगना आर्टिकल 167 भी डिस्क्रेशन के तहत आता है। और सिचुएशनल डिस्क्रेशन ये कहाँ से आती है? ये ज्यादा सब्जेक्टिव लगती हैं। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं है, पर पॉलिटिकल रियलिटी से इमर्ज होती हैं। जैसे हंग असेंबली की स्थिति में चीफ मिनिस्टर किसे अपॉइंट करना है। जब किसी पार्टी या कोलिशन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब गवर्नर को जज करना होता है कि कौन पर्सन या कोलिशन असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव कर पाएगा। ये तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती होगी। बिल्कुल। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तब डिसमिस करना जब वो असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हो पर रिजाइन करने से मना कर दे। तीसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी खो देती है और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना पॉसिबल ना हो। ये सिचुएशनल डिस्क्रेशन वाली पावर्स तो बहुत सब्जेक्टिव लगती हैं। क्या गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है इन मामलों में? कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? यही तो खास बात है। आर्टिकल 163(2) कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि कोई मैटर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आता है या नहीं, तो गवर्नर का डिसीजन ही फाइनल होगा और उसके डिसीजन की वैलिडिटी को किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर है ये? इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे हाँ। This makes the governor's discretionary power quite extensive and potentially beyond judicial scrutiny in this specific aspect. ये बहुत significant है। ये प्रेसिडेंट से कैसे डिफरेंट है? 42nd अमेंडमेंट ने तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए बाउंड कर दिया था, राइट? Exactly. 42nd Amendment Act 1976 ने
प्रेसिडेंट के लिए मिनिस्ट्रियल एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया था। हालांकि 44th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कहने की पावर दी, लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कोई एक्सप्लिसिट बाइंडिंग प्रोविजन नहीं किया गया। तो टेक्निकली गवर्नर के पास डिस्क्रेशन का स्कोप प्रेसिडेंट से ज्यादा है। थियोरेटिकली यस, हालांकि व्यवहार में पॉलिटिकल कंपल्शंस, कन्वेंशंस और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी रोल प्ले करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट के हिसाब से स्कोप ज्यादा दिखता है। तो क्या ये डिस्क्रेशनरी पावर्स ही गवर्नर को सेंटर का एजेंट बनाती हैं और फेडरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं? यही जड़ है विवाद की। लार्जली यस, काफी हद तक यही बात है। इन्हीं पावर्स के एक्सरसाइज में पार्टिजनशिप के आरोप लगते हैं। जब गवर्नर सेंटर में रूलिंग पार्टी के इशारे पर काम करता हुआ दिखता है, चाहे वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में हो या बिल्स को इंडेफिनिटली रिजर्व रखने में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पर सवाल उठते हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता है। कमीशंस ने कुछ कहा है इस पर? हाँ, सरकारिया कमीशन 1983-88 और पुंछी कमीशन 2007-10 दोनों ने गवर्नर के रोल को रिफॉर्म करने, डिस्क्रेशन को लिमिट करने और अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि गवर्नर को हटाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर हो, सीएम से कंसल्टेशन मीनिंगफुल हो, एक्सेट्रा। पर उन पर अमल होना भी बाकी है। तो कुल मिलाकर गवर्नर का पद इंडियन फेडरलिज्म में एक कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी और सेंटर का लिंक भी। इसकी इफेक्टिवनेस और इम्पार्शियलिटी होल्डर ऑफ द ऑफिस और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर बहुत डिपेंड करती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पद है जिसे निष्पक्षता और संविधान के प्रति निष्ठा के साथ निभाने की जरूरत है, ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस हार्मोनियस रहें और फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। ये थियरी है, प्रैक्टिस में चैलेंजेस हैं। जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या गवर्नर के पद को अबॉलिश कर देना चाहिए जैसा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, या इसे रिफॉर्म करना ही काफी होगा फेडरल बैलेंस बनाए रखने के लिए? इस पर सोचिएगा। ये था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।